हेलो गाइस, आज हम 6 क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जैसे भूमि, जल, हवा, ये सब हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की एक ये जो सतह है वो ऐसी है जिस पर पर्यावरण के महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, गैस की ऐसी परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी और भी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिससे क्या कहा जाता है, जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल वाष्प सम्मिलित हैं। यानी कि जलमंडल के अंदर सभी चीज़ें आती हैं, जैसे बर्फ हो गई और फिर बर्फ से को पिघलाएं तो जल बन जाता है और जल को और ज़्यादा गर्म कर दें तो वो जल वाष्प के रूप में बदल जाता है। ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल जो है वो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, वहीं पर होता है जीवमंडल, जहाँ ये सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। पृथ्वी का वो स्थान जहाँ पर स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिल जाते हैं, वहीं पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं ग्रीक भाषा के। एक लिथास जिसका अर्थ होता है पत्थर, एटमास जिसका अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर जिसका अर्थ होता है जल, बायोस इसका अर्थ होता है जीवन। ठीक है। तो चलो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। ये जो हमने देखे हैं अभी, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, इन चारों को हम एक एक करके देखते हैं। तो देखो इधर सबसे पहला है भूमंडल। भूमंडल क्या होता है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है जिसमें चट्टानें और मिट्टी की पतली परतों से बनी हुई है, जो मतलब हमारी पृथ्वी है, जिसका जो ठोस भाग है उसको तो भूमंडल कह देंगे। और ये भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की जो पतली परतें होती हैं उनसे बनी हुई होती है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए पोषक तत्व जो मिलते हैं वो भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से मिलते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब विश्व के जो महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि जो स्थलीय भूभाग है वो एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब सारा जो स्थलीय भूभाग है वो एक साथ नहीं जुड़ा हुआ, हालांकि कुछ स्थलीय भाग जुड़ा हुआ है लेकिन सारा एक साथ नहीं जुड़ा हुआ, जैसा कि हम आगे अभी मानचित्र में देखने वाले हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, मतलब ये मतलब कुछ इस टाइप से है, और मान लो ये कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पर जो है वो इतने भाग में पानी है। ठीक है, इतने भाग में ये नीचे को यहाँ पर पानी है। ठीक है, और इसके ऊपर का जो भाग है, हाँ, ये वाला जो भाग है यहाँ पर, मतलब ये हमने एक कल्पना की है सिर्फ। ये जो भाग है यहाँ से ये
इतना जो भाग होगा पानी का, जैसे हम जानते हैं जो जल होता है उसको अगर बर्तन में, हम किसी बर्तन में रखते हैं तो वो एकसार होता है, मतलब ऊपर तक। ऐसा नहीं है कि यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा फिर ऊपर को ऊंचा नीचा या इस तरीके से भरेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल एकसार जगह तक इकट्ठा होता है पानी। ठीक है। अब ये जो ऊपर जहाँ तक पानी भरता है, यानी कि जहाँ तक पानी है ऊपर का, जो ऊपर का हिस्सा है, ये इसको तल कहा जाता है, समुद्र तल, जल का तल। ये जो तल होता है वो सारी जगह से एक समान होता है, ऐसा नहीं होता है उबड़ खाबड़ सा या फिर ऐसा नहीं होता है ना। अब स्थल की जो ऊंचाई है समुद्र तल से मापी जाती है। जो स्थल की ऊंचाई है, मान लो इससे ऊपर को तो स्थल है और नीचे को जल है, स्थल की जो ऊंचाई है यहाँ से ऊपर को मापी जाएगी, जबकि जो जल की जो नीचे की है वो यहाँ से नीचे को मापी जाएगी। यानी कि अगर हमें ऊपर की मापनी हो, जैसे हिमालय वगैरह है या फिर कोई भी पर्वत वगैरह है, तो यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ से ऊपर का माना जाएगा, मतलब यहाँ से काउंट किया जाएगा इसको 0 मान करके। अगर हम नीचे को समुद्र तल में को कुछ भी मतलब समुद्रों की गहराई वगैरह इसको जाननी होगी हमें, तो हम यहाँ से नीचे को गिनेंगे और यहाँ से 0 मानेंगे। ठीक है। यहाँ से इसको 0 मान करके तब यहाँ से ऊपर को और यहाँ से नीचे को ऐसे मापते हैं। ठीक है। अब आप इस मानचित्र को भी देख सकते हैं, ये विश्व के महाद्वीप और महासागरों का ये मानचित्र है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब जो ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से, देखें आगे ना समुद्र तल, इससे 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है। जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? देखो समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब समुद्र जो यहाँ, मतलब जहाँ तक पृथ्वी पानी का अंत होगा, मतलब जहाँ तक पानी का तल होगा, यहाँ से ऊपर को जो मापा जाएगा वहाँ से कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है। जबकि विश्व का जो सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। वो उसकी गहराई कितनी है उसको भी बिल्कुल यहाँ से मापा जाएगा। ऊपर को तो स्थल जो माउंट एवरेस्ट वगैरह, और लेकिन नीचे को क्या मापा जाएगा? इसकी गहराई, यानी कि जैसे प्रशांत महासागर है, इसकी गहराई जो मापी जाएगी यहाँ से नीचे को मापी जाएगी, जिसकी गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त की जो सबसे गहरा, मतलब जो सबसे गहरा वो है, विश्व का सबसे गहरा जो भाग है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, उसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। वो भी यहाँ से मापी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं हम ये थोड़ा सा न्यूजीलैंड, थोड़ी सी कुछ जानकारी है। ये न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति हुए हैं एडमंड हिलेरी, और भारत के एक व्यक्ति हुए हैं तेनजिंग नोगे शेरपा। ये ऐसे व्यक्ति थे जो 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि विश्व के अगर हम बात करें, विश्व के बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें तो एडमंड हिलेरी, और भारत की बात करें तो तेनजिंग नोगे शेरपा, जो 29 मई 1953 को पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़े थे। अब अगर महिलाओं की बात करें इसमें, तो विश्व में कह लें या जापान में जुंको ताबेई जो है एक ऐसी महिला हुई हैं, पहली महिला हुई हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और बनचंद्री पाल एक महिला हुई हैं जो भारत की थी, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। ठीक है। अब आते हैं महाद्वीप के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मतलब महाद्वीप के बारे में अब हम पढ़ते हैं। महाद्वीप पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर जो है वो प्रमुख जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं।
ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये जो है इनका जो स्थल का है बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। वो कैसे है, चले देखते हैं इसको। यह रहा मानचित्र यहाँ पर, ये देखें। जैसा हम जानते हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में बात की थी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो ये वाली जो रेखा है, मतलब बीच की विषुवत रेखा है, और ये नीचे वाली है मकर रेखा 23.5 अंश पर, और ऊपर को 23.5 अंश पर ये क्या है, कर्क रेखा है। अब ये जो भाग है, बीच वाली जो रेखा होती है विषुवत रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है। ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमने अभी लाइन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग देखें आप, जो अब हम देख सकते हैं सारा ज़्यादातर जो भाग है वो ऊपर की साइड है। ये स्थल का जो भाग है वो ज़्यादातर यहाँ से ऊपर की साइड है, यहाँ से नीचे की जो साइड है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। ये देखें आप, ये देखिए नीचे की साइड बस बहुत ही कम है, और ऊपर की साइड कितना ज़्यादा भाग है जो महाद्वीपों का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब कौन कौन से महाद्वीप है, कहाँ कहाँ पर है, इनको देख लेते हैं। यह है एशिया महाद्वीप, जो मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फिर है इधर यूरोप है ये वाला भाग। और फिर है अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फिर है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। और फिर है ये इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और फिर नीचे है ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो वाइट में दिख रहा है ये सारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये इतना, ठीक है। देखिए आगे क्या था। और हाँ, सबसे पहले एशिया की हम बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है, यानी कि पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप फैला है। मान लो कि अगर जो जितना भी स्थल भाग है जहाँ पर ये सारे महाद्वीप पाए जाते हैं, अगर हम उनको 3 हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा जो है वो सिर्फ एशिया महाद्वीप का है, और बाकी जो 2 हिस्से हैं वो बाकी 6 महाद्वीपों के हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये देखिए आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। ये इधर ये वाला जो भाग है ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये इधर का जो भाग है ये वाला ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। तो ज़्यादा देखें ये एशिया जो महाद्वीप है वो इधर ये स्थित है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि पूर्वी, अगर हम कहें तो इधर का साइड का जो है ये वाला उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी कहा जा सकता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो महाद्वीप है वो इस महाद्वीप में ये देखें यहाँ पर ये यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। अब ये जो मतलब अलग अलग हो रहे हैं दोनों महाद्वीप यूरोप और एशिया, ये यूराल पर्वत के द्वारा ही किए जा रहे हैं, यानी कि ये जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। हाँ, अब देखें इधर जो कर्क रेखा है वो भी एशिया महाद्वीप से होकर के गुजर रही है। ये वाली ये जो कर्क रेखा जा रही है ये एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है, जो भारत से होकर भी हमारे जो भारत है इससे होकर भी गुजरती है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है ये वाला
संयुक्त भाग, जहाँ पर यूरोप भी पड़ता है और एशिया भी। एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भाग है इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया। ठीक है। हाँ, अब अगला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है, सॉरी, अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को अभी हम देखेंगे और इसकी स्थिति का पता लगाएंगे। यूरोप महाद्वीप जो है वो क्या है? एशिया महाद्वीप से ये काफ़ी छोटा है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये देखें इधर, यूरोप महाद्वीप जो है, देखिए एशिया से काफ़ी छोटा है। आप एशिया महाद्वीप को देख सकते हैं, येलो वाला ये, और ये आप यहाँ पर यूरोप महाद्वीप को भी यहाँ पर ये देख सकते हैं, यह यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से काफ़ी छोटा है और ये जो यूरोप है ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए एक तरफ से तो ये एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है, लेकिन जो ये 3 साइड हैं इसकी ये जल से घिरी हुई हैं। आप अब देख सकते हैं ये वाला भाग भी जल से घिरा हुआ है, ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी। ठीक है। अब देखें अगला है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भारत से होकर के गुजरता है। अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो त्रिगोलार्ध में स्थित है। अब हम इस मानचित्र को देख लेते हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला जो भी है ये अफ्रीका महाद्वीप जो है ये ज़्यादातर मतलब इसका जो काफ़ी बड़ा भाग जो है वो त्रिगोलार्ध में स्थित है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है, लेकिन ज़्यादा जो भाग है वो त्रिगोलार्ध में स्थित है इसका। अब ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो 3 रेखाओं से होकर के गुजरता है, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो 3 रेखाओं से होकर के गुजरता है। ठीक है। अब जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। ये देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि किसमें पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। ये विश्व के मानचित्र का हमने भी देखा है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र हमने अभी देख चुके हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है। अब आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये यहाँ पर जो ये कर्क रेखा है वो सहारा मरुस्थल से होकर के गुजर रही है, और फिर ये वाला जो हिस्सा है विषुवत वृत्त ये मतलब लगभग अफ्रीका के मध्य से होकर के गुजरता है। और फिर है जो इसकी मकर रेखा है। मकर रेखा जो है वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से होकर के गुजरती है। ठीक है। मकर रेखा किससे होकर गुजरती है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से होकर के गुजरती है। देखिए आगे। और अगला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है।
जिसे पनामा जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अमेरिका क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है हाँ, उत्तरी अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ता जो है वो जल संधि के द्वारा जुड़ता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये देखें आप, उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, ये जो एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे स्थल जल संधि के नाम से जाना जाता है। स्थल जल संधि क्या होती है? स्थल जल संधि इसे कहते हैं जो स्थल का एक संकरा भाग होता है और ये 2 बड़े स्थलीय भागों से एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है जल संधि। जल संधि क्या होता है? पानी का संकरा भाग जो आपस में जुड़ा हुआ होता है, जो बड़ी नदी है जलराशि या समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, वो कहलाती है हमारी जल संधि। और जो संकरा भाग स्थल का होता है और स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, काफ़ी बड़े बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़े और संकरे भाग से आपस में जुड़े, वो स्थल जल संधि। और अगर इस स्थल की जगह अगर हम जल का यूज़ कर ले, इसमें जल लगा रहे तो जल संधि कहलाएगी। ठीक है, फिर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग इस दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से महासागर पड़ते हैं, आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी जो है वो बहती है। दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर जो है ये वाली जो नदी है, इसमें जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है एंडीज, वो भी दक्षिण अमेरिका से होकर के बहती है। जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है अमेज़न नदी, वो भी दक्षिण अमेरिका से होकर के बहती है। लेकिन जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो दक्षिण अमेरिका में फैली हुई है। ठीक है, सब यहाँ पर क्या क्या है इसका मतलब? यहाँ पर है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की और विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी। ठीक है, अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों में से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि किससे घिरा हुआ है? पूर्ण तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। मतलब एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ होता है, उसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है? इससे होकर गुजरती है मकर रेखा। ठीक है, अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अब देख लेते हैं हम अंटार्कटिका महाद्वीप को, जो किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखें आप यहाँ, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये वाला जो वाइट वाला दिख रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो कहाँ पर है? दक्षिणी महासागर में स्थित है। और ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ओके, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव
दक्षिण ध्रुव जो है क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ परतों से ढका रहता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ही कम मात्रा में जा पाता है अथवा नहीं जा पाता, जिस कारण से ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, वहाँ पर मतलब बर्फ़ जमी रहती है और सब मतलब वाइट कलर की, एक सफ़ेद कलर की बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है। और इसी प्रकार से स्थायी मानव का निवास यहाँ पर नहीं है, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में लोगों का जीवन संभव नहीं है और ना ही वहाँ पर लोग रहते हैं। बल्कि जो देशों के अनेक देशों के जो शोध केंद्र होते हैं वो यहाँ पर बनवाए गए हैं, जिससे क्या भारत का भी शोध संस्थान है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, अब अगला आता है अगला आता है जलमंडल। जलमंडल जो है वो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी क्या कहलाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की कमी महसूस होती है। क्यों? चलो देखते हैं। पृथ्वी का जो 71% भाग है वो मतलब 71% भाग जल का तथा 29% जो भाग है वो स्थल का है। जलमंडल में जल की जो सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जो जलवाष्प होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जलमंडल के अंदर उपस्थित होती हैं। अब पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला जल है उसका 97% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। इनका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है। ओके, खारा होता है कि मानव के उपयोग में ये जो पानी है वो नहीं आ सकता है। अब शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों तथा हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। शेष जल, जो बाकी जल बचा है, उसका जो काफ़ी बड़े बड़े भाग हैं वो बर्फ़ की परतों से, हिमनदियों से और भूमिगत जल के स्वरूप क्या होती है, पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जो है वो एलावड़ जल के रूप में पाया जाता है। एलावड़ का मतलब होता है जो खारा ना हो और उसके अंदर नमक ना पाया जाता हो, और खारा का मतलब होता है, या लवणीय जो जल होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद, यानी कि जो 71% भाग है जो इनका है वो मतलब महासागरों का जो 71% भाग है वो खारे पानी का होने के कारण इसका मतलब स्थायी जगह यहाँ पर नहीं है। अगला आता है महासागर। महासागर जो है वो जल मंडल के मुख्य भाग होते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागर, ये जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि जो महासागर का जल होता है वो छत पर चढ़कर उसको नहीं देखा करते हैं, बल्कि जैसे ही आता है उसको मतलब देखना शुरू कर देते हैं। अब महासागर का जो जल होता है वो हमेशा गतिशील रहता है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। अब ज्वार भाटा एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ज्वार का मतलब होता है जब महासागरों में का जो जल है वो ऊपर को जाता है, यानी उसका उभार हो जाता है, तो इसको ज्वार कहते हैं। और भाटा का मतलब होता है कि जब समुद्र जल का जो पानी है वो काफ़ी गहरे में चला जाता है तो उसे कहा जाता है घाटा, यानी कि जब पानी का मतलब घाटा हो जाता है, नीचे को चला जाता है पानी, उसको भाटा कहते हैं। अब बड़े से छोटे आकार के आधार पर जो महासागर हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और इसका जो 1/3 भाग है वो ज़मीन पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा वो मतलब महासागर है और इसका 1/3 भाग कहाँ पर फैला हुआ है? पृथ्वी पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है वो मेरियाना गर्त है, जो कि किस में है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है।
प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर की स्थिति है। यानी कि जो प्रशांत महासागर है वो एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप हैं इसके चारों ओर हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का आप पता भी लगा सकते हैं। अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह मतलब अंग्रेजी भाषा का जो एस अक्षर होता है उसके आकार का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। काफ़ी जो बड़ा भाग है वो महासागरों का है और यहाँ पर इधर है प्रशांत महासागर। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है वो प्रशांत महासागर है और जो दूसरी साइड का इधर का हिस्सा है यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये भी काफ़ी मात्रा में मतलब ये सारा जो है काफ़ी मात्रा में क्या है इन्होंने हाँ ये काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जल पाया जाता है। अब बताया अटलांटिक महासागर जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी के एस आकार यानी कि इस तरीके से जो है ये अटलांटिक महासागर है और इसका जो पश्चिमी किनारा है इधर का जो किनारा है वो उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। मतलब इसका जो पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर मतलब इधर की तरफ क्या है यूरोप एवं अफ्रीका अटलांटिक महासागर की तट रेखा पर बहुत अधिक दंतुरित हैं। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पौधाश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी कि जो ये अटलांटिक महासागर है इसमें इस अटलांटिक महासागर में जो दंतुरित तट रेखा है और प्राकृतिक पौधाश्रय हैं एवं पत्तन जो है पतन ये इसके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। आदर्श स्थिति इसके लिए मानी जाती है। अटलांटिक महासागर की व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। यानी कि ये एकमात्र ऐसा महासागर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काफ़ी भारी मात्रा में व्यापार किया जाता है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यानी कि किसके नाम पर? भारत के नाम पर यानी कि हिंद महासागर, क्योंकि भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान भी है तो इसी के आधार पर हिंद महासागर इसका नाम रखा गया है। यह महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। दक्षिण अमेरिका जो है आर्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर घिरता है और यह आर्कटिक महासागर के से ऊपर की ओर जो 60% दक्षिणी अक्षांश है उस तक ये फैला हुआ है। कौन सा? दक्षिणी महासागर। अब आता है आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से जो छिछले जल वाली एक संकरे भाग होता है वो इससे जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के 30 उत्तरी जो तट हैं तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है। जो अब आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल वो है जहाँ पर मतलब हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों से घिरी हुई होती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की जो परतें हैं वो एक इस ग्रह का महत्वपूर्ण अंग मतलब भाग इसका मानी जाती हैं। जो वायु हैं सारी और ये इनकी जो पतली परतें हैं इसका वायुमंडल का काफ़ी एक महत्वपूर्ण अंग इसको माना जाता है। ये हमें ऐसी मतलब वायुमंडल जो है हमें एक ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे क्या होता है हम सांस ले पाते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ठीक है। वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधारों के आधार जो है उनको 5 परतों में बांटा जाता है। इस परती की ये जो परती है इसकी परतों की जो पृथ्वी है इसकी सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वहीमंडल
जो है वो इनको कहा जाता है। जो मतलब वायुमंडल की जो परतें हैं उनको पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा वायुमंडल इसको कहा जाता है। वायुमंडल जो है उसमें मतलब मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब का बना हुआ है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। अब अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि हैं, ये सभी मात्रा में मतलब ये सभी जो हैं बाकी बची जो गैसें होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब क्या होती हैं 1% हमने इनको बचा करके रख लिया है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जबकि नाइट्रोजन का जो प्रणाली है उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि हम बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ा गई ऊष्मा होती है उसको शोषित कर लेता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी से क्या है, पृथ्वी के द्वारा जोड़ी गई ऊष्मा को शोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की जो वृद्धि है उसके लिए भी काफ़ी अत्यंत आवश्यक मानी जाती है ये। अब हम जो मतलब मानव है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और मतलब जो जानवर वगैरह भी होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन के समय में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जबकि रात के समय में इसका उल्टा करते हैं। रात के समय में वे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ों के पास में नहीं सोना चाहिए। हालांकि जो पीपल का पेड़ होता है वो दिन हो या रात हो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करता है और ऑक्सीजन वो छोड़ता है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ वायुमंडल का जो घनत्व है वो भी बढ़ जाता है। जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है वो वायुमंडल का जो घनत्व है उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से के साथ घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो घनत्व है वो क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, काफ़ी इतना मतलब सघन होता है ये इसका घनत्व ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये काफ़ी हल्का रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसा आप जानते हैं पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। देखिए, जब हम ऊपर को जाएंगे तो तापमान भी घटेगा और वायुमंडल जो है पृथ्वी पर क्या होता है, दबाव डालने लग जाता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें बहुत अधिक महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा कम होता है। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर, जो हमारी वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन भी कहा जाता है। यानी कि जो वायु होती है वो मतलब काफ़ी गतिशील होती है, काफ़ी तेज़ी से जब आगे बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, पवन भी कहा जाता है। अब आता है जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक ऐसा सीमित भाग है, मतलब कि ये बहुत ही एक
कम भाग में एक सीमित भाग है जहाँ पर जीवमंडल है, और जीवमंडल जो है यहाँ पर जीवन मौजूद है, और जीवों की जो बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। अब मनुष्य के साथ साथ जो सारे प्राणी होते हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से के साथ मतलब जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक तो जंतु जगत और दूसरा होता है पादप जगत। अब पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में क्या होते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग जो होता है उस पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, जैसे हाल ही में मतलब सुनामी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका कुछ भाग जो था वो पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। मतलब कि जो जब झीलें और नदियाँ जो होती हैं वो अगर प्रदूषित हो जाती हैं प्रदूषित पदार्थों की से, फिर अगर उसमें प्रदूषित पदार्थ जो होते हैं दूषित पदार्थ जो होते हैं अगर उसमें प्रवाहित कर दे जाते हैं तो फिर वो उसका जो इस्तेमाल है पानी का वो मानव के लायक नहीं रह जाता है। यह जल एक दूसरे को मतलब ये जो जल है वो एक दूसरे को जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जो उद्योग होते हैं वो ताप या विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ जैसे वायु, ये सब क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु का एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो उसमें वृद्धि के कारण क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वायु का ये क्या है काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण घटक है, हालांकि कम मात्रा में है ये, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो इसका जो पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो भूमंडलीय तापन का मतलब इसे जब ताप बढ़ जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए जो भूमंडल और वायुमंडल जलमंडल के बीच के जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का जो संशोधन के सीमित उपयोग हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो आज हमने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।